पिछली क्लासेस में मैंने आपको संस्कृत के बारे में बताया, संस्कृत की वीडियो अपलोड की, मैथ की वीडियो अपलोड की। अब मैं आपको हिंदी की कुछ टॉपिक हिंदी के भी मैं बताने वाला हूँ। तो आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में क्या पढ़ना है देखिए। सबसे पहले हिंदी में जो सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस चाहे वो यूपीएसआई हो, एमपीएसआई हो या फिर आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, हर जगह हिंदी व्याकरण का पोर्शन आता ही है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में सभी को पता है, सिलेबस आपको जानकारी भी होगी। तो हिंदी में हमें वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, रस, छंद, अलंकार, वाच्य, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग हिंदी में वर्णमाला से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको और बहुत सारे पुराने छात्र हैं जिन्होंने वर्णमाला पढ़ी भी है मुझसे, लेकिन यहाँ इस ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए मैं आप लोगों को रिवीजन भी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग वर्णमाला का रिवीजन करेंगे और जो लोग मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं वो पूरा वर्णमाला पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, वर्णमाला एक बड़ा चैप्टर है, इसमें कम से कम 3-4 नंबर का आता ही आता है। हर एग्जाम में 3 से 4 नंबर जरूर आना है। ठीक है, और हिंदी में भी और संस्कृत में भी, दोनों में। क्लियर? तो आज हम लोग वर्णमाला स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हिंदी के बारे में जान लें कि हिंदी भाषा है क्या। तो जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा सबसे पहले बहुत से लोगों को यही पता रहता है कि हिंदी भाषा जो है वो मातृभाषा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे देश की कोई भी मातृभाषा नहीं है, ये चाहे दुर्भाग्य कहें कि हमारे देश की कोई मातृभाषा नहीं है और हिंदी मातृभाषा नहीं है। हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 का 343A 343 का के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। कौन सी भाषा? राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जो कई राज्यों में जो हमारे सरकारी कामकाज होते हैं वो इस भाषा में किए जाते हैं। ठीक है, तो इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 343 का के अंतर्गत भाग 17 और 8वीं अनुसूची में रखा गया है। क्लियर? ये आप लोग संविधान में पढ़ेंगे जब चैप्टर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में जो मूल संविधान है उसमें अनुच्छेद 395 है। भाग हमारे लगभग 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। तो हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को रखा गया, जिसमें से एक भाषा क्या है? हिंदी है। तो हिंदी हमारी एक राजभाषा है जो कि संविधान के अनुच्छेद 343 का के अंतर्गत भाग 17 में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो हिंदी भाषा। इसके बाद हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस सभी को पता है, वैसे तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? और विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर? ये डेट कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसलिए नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी में हमें वर्णमाला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वर्णमाला। देखिए, चलिए, तो अब यहाँ से हम वर्णमाला स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिंदी वर्णमाला में क्या पढ़ना है? वर्णमाला हिंदी और संस्कृत में दोनों में वर्णमाला है। क्लियर? तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। तो वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला में सबसे पहले एक वर्ण आता है, शब्द आता है वर्ण। तो वर्ण क्या है? वर्ण एक ध्वनि है, वर्ण को हम ध्वनि भी बोलते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों के मेल से, और वर्णों के जो मेल, और मेल कैसा? क्रमबद्ध। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। तो वर्णमाला में वर्ण सबसे छोटी इकाई है जिसे हम ध्वनि भी बोलते हैं, और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। कुल 52 वर्ण है। कुछ किताबों में 46 और 48 भी गिवन रहता है, लेकिन आपको याद रखना है 52 वर्ण है। 46-48 भी है, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से गिने जाते हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 वर्ण है। क्लियर? इसके बाद आगे हम चलते हैं। जो हमारे वर्ण हैं, ये जो वर्ण हैं, वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो सबको पता भी है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण।
ठीक है। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं और व्यंजन को हम संस्कृत में हल कहते हैं। थोड़ा बहुत संस्कृत भी देखते जाइए। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण क्या है? तो स्वर वर्णों की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? 11। और व्यंजन वर्णों की सामान्यतः संख्या कितनी होती है? 33। तो सामान्यतः संख्या पूछी जाए कि वर्ण कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण कितने हैं? तो 11 हैं। और व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 है। अब इनकी परिभाषा पर डिस्कस करते हैं कि स्वर वर्ण होते क्या है। तो चलिए स्वर वर्ण की बात करें तो स्वर वर्ण जो है वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। एक चीज और, अब क्या है, पेपर में आपका एक क्वेश्चन नहीं आता है, एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन रहते हैं। कैसे पूछा जाएगा? स्वर वर्ण के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। चारों ऑप्शन में से आपको किसी एक क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि भाई इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो जब उन्होंने ये पूछा कि स्वर वर्ण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो आपको 3 चीजें आपको आनी चाहिए। जब चौथा आप बता पाएंगे कि ये गलत है। तो स्वर वर्ण क्या होते हैं? सबसे पहले स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती, किसी की सहायता नहीं ली जाती। और स्वर वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनकी सहायता नहीं ली जाती और इनकी सहायता से व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है। और स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर वर्ण कौन कौन है वो देख लीजिए। सबसे पहले स्वर वर्ण देखें तो सबको पता है, ठीक है। जिनको याद नहीं है भाई, छोटा बड़ा तो याद होने चाहिए। तो आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। यहां पर आप देख रहे होंगे कितने हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11। तो सामान्यतः संख्या पूछी जाए तो ये लगाना है, कितनी है? 11। लेकिन इसमें आपने पढ़ा होगा अंग और आहा। तो लिखने के अनुसार, लेखन के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13। और अब ये 11 कैसे है? तो अगर पूछा जाए कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है तो 11 लगानी है। लेखन के अनुसार पूछी जाए तो कितनी लगानी है? 13। लेखन के अनुसार क्यों? क्योंकि अंग और आहा भी जुड़ जाते हैं। अंग आहा को हम अनुस्वार बोलते हैं, अंग आहा को अयोगवा, सॉरी क्या बोलते हैं? अयोगवाह वर्ण। अयोगवा वर्ण पूछा जाए कि अयोगवा वर्ण कौन है, तो अयोगवा वर्ण कौन है? अंग और आहा। अंग को बोलते हैं अनुस्वार, क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और आहा को बोलते हैं विसर्ग। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि मुझे बताओ कि हिंदी में अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी है, तो अयोगवा वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है? 2 है। क्लियर? कौन कौन है? अंग और आहा। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार और आहा को बोलते हैं विसर्ग। एक चीज और यहीं पर क्लियर कर लेते हैं, हिंदी में अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। संस्कृत में अयोगवा वर्णों की संख्या, तो संस्कृत में अयोगवा वर्णों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। टीईटी 2018 यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन आया था, संस्कृत में अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन होती है? तो 2 तो यही है, अंग और आहा, और एक होता है जीमूलीय और एक होता है उपदमानीय। ठीक है, ये हम लोग संस्कृत क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद ये तो हो गया लेखन के अनुसार। अब उच्चारण के अनुसार, उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या, तो ध्यान दीजिए, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऋ का उच्चारण और अंगहा, इन तीनों का उच्चारण नहीं करते हैं। ऋ का उच्चारण और अंगहा का उच्चारण नहीं करते हैं। तो अब कितने बचे? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी याद रखनी है? 10। क्लियर? तो स्वर वर्ण क्या है? तो स्वर वर्ण आपने देख लिए 11 है। 11 की जगह लिखने के अनुसार ये 13 हो जाते हैं। अंगहा और ऋ का उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है? तो व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वर्ण की सहायता से कैसे बोले जाते हैं समझिए। स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। क्यों? व्यंजन वर्ण जो हैं वो आदि मात्रा के होते हैं। कितनी मात्रा के? आदि मात्रा के। तो संस्कृत में जब हम का लिखते हैं या हिंदी में भी लिखते हैं तो यहां पर हमने देखिए हलंत लगाया है। क्या लगाया है? हलंत। हलंत का मतलब होता है ये, तो ये इसको हम हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत। और ये हलंत आदि मात्रा दर्शाता है। तो जब भी कोई व्यंजन वर्ण लिखा जाता है तो जैसे का, खा, गा, इस तरीके से। क्लियर? इसमें जब हम किसी भी स्वर वर्ण को जोड़ते हैं, जैसे गा के साथ आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? गा। इसी प्रकार का के साथ अगर हमने स्वर जोड़ा ई तो क्या बन गया? की।
बात समझ में आ रही है? मतलब व्यंजन वर्ण का उच्चारण आप बिना स्वरों की सहायता से नहीं कर सकते। व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने के लिए आपको स्वरों की सहायता ली जाती है और स्वर वर्ण की सहायता से ही व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण कितनी मात्रा के होते हैं? आधी मात्रा के। तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। व्यंजन वर्ण क्या है? तो व्यंजन वर्ण अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इनको हम स्वर वर्ण की सहायता से बोलते हैं और इनमें आधी मात्रा होती है। और आधी मात्रा कैसे दर्शाते हैं? तो इन हलंत का प्रयोग करके हम आधी मात्रा दर्शाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया। अब आगे स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण के प्रकार क्या है? तो इसमें क्या होता है? स्वर वर्ण उच्चारण में लगने वाले, इसमें उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, ये यहां से भी कई बार क्वेश्चन आया है कि उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। तो पहले तो ये डेफिनेशन याद रखना है कि उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर वर्ण के प्रकार कितने हैं? तो स्वर वर्ण के प्रकार उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन सा? तो पहला है आपका हर्ष स्वर। हर्ष स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो अगर आप लोगों ने टीईटी 2019 और 20 का पेपर दिया हो तो वहां पर आया है कि प्लुत स्वर क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अभी मैं बताता हूं क्या होता है। हर्ष स्वर या मूल स्वर क्या है? तो हर्ष स्वर मूल स्वर 4 हैं। हिंदी में 4 हैं, ध्यान दीजिए, हिंदी में 4 हैं। छोटा, छोटी, छोटा और ऋ। क्लियर? तो हिंदी में अगर मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए कितनी है? तो 4 है। संस्कृत में भी मैं अभी हाल बता देता हूं। यहां संस्कृत में बात की जाती है तो आ, ई, उ, ऋ ये तो है, लेकिन साथ में एक छोटा लिर आ जाता है। तो इस बार अगर आपने टीईटी 2019 और 20 का पेपर दिया हो तो जो 8 जनवरी 2020 को पेपर हुआ था वहां पर क्वेश्चन आया था कि लिर क्या है? लिर स्वर है, व्यंजन है या कुछ भी नहीं है? तो क्या है? स्वर है, और वो भी संस्कृत में। क्लियर? तो हिंदी में मूल स्वर या हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। संस्कृत में कितनी है? 5 है। हर्ष स्वर या मूल स्वर होते क्या है? तो इनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का? 1 मात्रा का। दीर्घ स्वर कौन है? तो जिनमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। संस्कृत में क्या होता है? बड़ा ऋ ऐड हो जाएगा। हिंदी में केवल 1 ऋ है, लेकिन संस्कृत में 2 ऋ हैं, एक ऋ और एक बड़ा ऋ। क्लियर? तो यहां पर दीर्घ स्वर आप देख रहे होंगे कि कितने हैं? तो 7 हैं। यूपी में, यूपीएसआई वगैरह की कुछ एग्जाम्स में ए, आई, ओ, औ को ये लोग दीर्घ स्वर नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको हम संधि स्वर भी बोलते हैं। संधि स्वर या संध स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन स्वरों का प्रयोग हम संधि करने में पढ़ते हैं। जब हम संधि पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। लेकिन अभी इतना समझना है कि हर्ष स्वर में 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है, या फिर हम ये कह सकते हैं 2 मात्रा से अधिक समय, 2 मात्रा से अधिक का समय। क्लियर? और प्लुत स्वर का उदाहरण आपको याद रखना है कि प्लुत स्वर का उदाहरण क्या है। तो ये बहुत मोस्ट है, थोड़ा सा देख लीजिए। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में सबसे पहले आपको ये उदाहरण याद रखना है। उदाहरण क्या है? ओम। क्लियर? प्लुत स्वर में उदाहरण, ये जो चिन्ह दिख रहा है डा डलिया जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये डा डलिया नहीं है, ये किसी भी अक्षरों के बीच में इस तरीके से बना दिया जाता है। इसको हम आ का पूर्व रूप बोलते हैं। आ का पूर्व रूप बोला जाता है, मतलब इसका उच्चारण आ की तरह होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे वृक्षे अपी, क्या लिख दिया? वृक्षे अपी। तो इसको हम डपी नहीं पढ़ेंगे, आ, तो वृक्षे अपी, इसको बोलते हैं आ का पूर्व रूप। और इसका एक और नाम है, डेट इज अवग्रह। इसको क्या बोलते हैं? अवग्रह। क्लियर? तो ये प्लुत स्वर का उदाहरण है, बहुत मोस्ट है, कई बार 4-5 एग्जाम्स में आ चुका है कि प्लुत स्वर का उदाहरण बताओ, तो क्या लिखोगे? ओम। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, पेपर में ओम को ऐसे भी लिखा आ सकता है, तो ये मत लगा देना। ओम का उदाहरण इस तरीके से याद रखना, ठीक है? प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है, जिसका उदाहरण क्या है? ओम है। क्लियर? तो आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको अब क्या याद रखना है? इसके बाद आपको स्वर वर्ण के प्रकार हो चुके हैं। जाति के अनुसार स्वरों के प्रकार, जाति के अनुसार स्वर के प्रकार। तो जाति के अनुसार स्वर के प्रकार कौन है? तो नंबर 1 है आपका सजातीय और नंबर 2 है विजातीय। ये सिंपल है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आते रहते हैं। सजातीय स्वर कौन है? तो सजातीय स्वर दिखने में एक से होते हैं और इनका उच्चारण स्थान एक सा होता है। उच्चारण स्थान, मैं क्या बोल रहा हूं? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का मतलब होता है
अभी मैं बताऊंगा कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ के द्वारा वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान समान रहता है और दिखने में एक से होते हैं उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय स्वर में आ के साथ ई लिख दो या फिर बड़ा आ के साथ ऊ लिख दो, मतलब ये दोनों और ये दोनों दिखने में कैसे हैं, अलग अलग, इसलिए इन्हें क्या बोल दिया, विजातीय बोल दिया। इन्हें सजातीय और इन्हें विजातीय। ठीक है, तो ये स्वर वर्ण के प्रकार हो गए किसके अनुसार, जाति के अनुसार। ठीक है, इसके बाद हम व्यंजन वर्ण की चर्चा करें तो व्यंजन वर्ण क्या है समझ लीजिए, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण से क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो हमने अभी हाल व्यंजन वर्ण बताया कि कितने हैं, 33 हैं। इनको हम देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए, तो ये देखिए का खा का गांगा, चा छा जा जा इया, टा ठा डा डा अणा, ता था दादा ना, पा फा बा, पा फा बा और भा और मा। क्लियर। चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए दिख रहा है। चलिए इसके बाद पा फा बा बा मा, या एक सेकंड, या रा ला वा, शा 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 और हा, इन सब में मैं हलंत लगा देता हूं क्योंकि ये आदि मात्रा के होते हैं। कैसी मात्रा के, आदि मात्रा के। ठीक है, इसके बाद लास्ट है छ त्र ज्ञा और श्रा। तो ध्यान से देखिए ये व्यंजन वर्ण है, ये कितने हैं तो ध्यान दो, काका का गांगा, चा चा जा या, टा टा डा डा अणा, ता 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 ना, पा फा बा बा मा, यारा लावा, शा 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 हा और छत्रा ज्ञा श्रा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद भी होंगे। इसमें क्या करना है आपको, एक टेबल याद रखनी है। कैसे, इनको हम बोलते हैं का वर्ग, ये का वर्ग के वर्ण है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है और ये पा वर्ग है। ठीक, तो ध्यान दो, ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो ये कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग। तो क्वेश्चन आता है वर्गों की संख्या बताओ, तो वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। का वर्ग को हम क्या बोलते हैं, तो का वर्ग को हम कंठ व्यंजन बोलते हैं, 2 तरीके से लिखा जाता है। तो कंठ व्यंजन, चा को बोलते हैं तालु या फिर तालव्य व्यंजन। कौन से व्यंजन, तालव्य व्यंजन। टा वर्ग को बोलते हैं मूर्धा, मूर्धा बोल देते हैं या फिर संस्कृत में मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धन वर्ण। ठीक है, या मूर्धन व्यंजन, ये व्यंजन है इसलिए मैं व्यंजन लिख सकता हूं। ता को बोलते हैं दंत वर्ण। तो टीटी 2018 या 19 का क्वेश्चन कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण दांतों की सहायता से किया जाता है कौन से वर्ण कहलाते हैं, तो दंत वर्ण। पा वर्ण जिनको हम ओंठ या ओष्ठ की सहायता से बोलते हैं उन्हें हम ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। यारा लावा जो है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। कौन से व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और सा 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 हा है उनको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्लियर। और ये जो छत्रा ग्यासरा है इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि वर्गों की संख्या कितनी है, तो इन्हें हमने 5 वर्गों में डिवाइड किया, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। का वर्ग को क्या बोला, कंठ। तो कई बार क्वेश्चन आया, टीईटी 2017 में आया था, ये डा डलिया बना हुआ था और आपसे पूछा गया कि भाई कौन सा वर्ण है। तो ध्यान दो, जब इसके आगे बिंदी लगी हो तो ये है कंठ, ये पंचम अक्षर भी कहलाते हैं, ये कंठ वर्ण में। चा वर्ग में चा छा जा जा इया। टा वर्ग को हमने मूर्धा बोला, मूर्धा वर्ण क्या होते हैं, तो टाठा डाडा अणा। तावर्ग को हमने दंतवर्ण बोला क्योंकि ये दांतों की सहायता से बोले जाते हैं, ताथा दादा ना। पावर्ग को हम ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं क्योंकि ये ओठों की सहायता से बोले जाते हैं, इनको पापा पापा माँ। अंतस्थ व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इन वर्ण मतलब इन सबको मिला के, ध्यान दीजिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये किसी न किसी स्पर्श के द्वारा बोले जाते हैं, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन के साथ साथ इनको हमने 5 वर्गों में विभाजित किया, इसलिए स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन। कौन सा व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन बोल सकते हैं। और इनकी संख्या आप देख रहे होंगे कितनी है, 25 है। ध्यान दीजिए, 5, 10, 15, 20 और 25। तो यहां से लेके का वर्ग से लेके पा वर्ग तक वर्गों की संख्या 5 हो गई है। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, इनकी संख्या हो गई 25। ये जो अंतस्थ व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन
और ऊष्म व्यंजन के बीच में होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन के, अंत माने बीच में, तो अंतस्थ व्यंजन कौन है यार अलावा। ऊष्म व्यंजन कौन है, सा सा सा। ऊष्म व्यंजन को ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको बोलने से गर्म हवा का प्रवाह होता है। हिंदी के विशेषज्ञों ने बताया है कि इनको बोलने से गर्म हवा का प्रवाह होता है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। क्लियर। इसके बाद संयुक्त व्यंजन कौन है, तो ये छत्राज्ञा सिरा, तो ये जो छत्राज्ञा सिरा है ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्णों के संयोग से मिलकर बने हैं। अभी ये देखते हैं अपन। तो यहां से आपने क्वेश्चन देगी कि भाई यहां से कोई भी पूछ सकता है, पूछा जाए जैसे टीडी 2018 में डा डलिया बनकर आया था और पूछा गया था ये कौन सा वर्ण है, तो इसे क्या कहेंगे, मूर्धा है। मां आ जाए तो क्या बोलोगे, ओष्ठ है। ठीक है। इसके बाद ये जो डा डलिया और ढा ढक्कन है, इनको हमने एक वर्ण और बोलते हैं, क्या होते हैं, देखिए ये पूरी टेबल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है। तो ये व्यंजन वर्ण हो गए, ये टेबल याद रखना है। अब इसके बाद हमने डा डलिया और ढा ढक्कन की बात की, तो ये जो डा डलिया और ढा ढक्कन है इनको हमने द्विगुण व्यंजन बोला है। क्या बोला है, द्विगुण व्यंजन। ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण व्यंजन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये दो गुण दर्शाते हैं। दो गुण कैसे, अगर इन्हें हम शुरुआत में प्रयोग करते हैं, किसी भी शब्द या किसी भी शब्द के शुरुआत में प्रयोग होते हैं, तो ये बिंदु के साथ आते हैं। किसके साथ, बिंदु के साथ। ठीक है, सॉरी, जब ये शुरुआत में आते हैं तो बिना बिंदु के आते हैं। जब ये शुरुआत में आते हैं तो बिना बिंदु के आते हैं। शब्द के शुरुआत में आते हैं तो बिना बिंदु के आते हैं, मतलब बिंदु का प्रयोग नहीं है। लेकिन शब्द के बीच में या अंत में, बीच में या अंत में आते हैं तो बिंदु के साथ आते हैं। जैसे बिंदु के साथ आते हैं, कैसे समझिए। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए डलिया, डलिया, ढक्कन, ढोलक, डमरू। ठीक है। तो इनमें देखा होगा आपने, डलिया, ढक्कन, ढोलक, डमरू, इनमें बिंदी नहीं आ रही है, इनमें बिंदी नहीं आ रही है। लेकिन जब हमने लिखा पेड़, सड़क, मेढक, ठीक है, टीकमगढ़, ठीक है, इसके बाद और भी शब्द हैं, तो यहां देख रहे होगे, देखो ये अंत में आया, यहां ये बीच में आया, यहां पर ये बीच में आया और यहां ये अंत में आया। तो जब बीच में और अंत में आ रहे हैं तो बिंदु के साथ आ रहे हैं। लेकिन जब ये शुरुआत में प्रयोग कर रहे हैं, डलिया, ढक्कन, ढोलक और डमरू, तो इनमें बिंदु नहीं आ रहा है। क्लियर। तो इन्हें हमने क्या बोला, द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, एक और नाम है इनका, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो द्विगुण व्यंजन हो गए। ठीक, अब समझिए। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा, आज थोड़ा सा बेसिक देखा है। ठीक है, आगे और भी हम लोग क्लासेस में जल्दी जल्दी और भी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदी मातृभाषा नहीं है, पहली बात। हिंदी संविधान के अनुच्छेद 343 का के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जो कि भाग 17 और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। क्लियर। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। हिंदी वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्ण को हम ध्वनि कहते हैं। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और कुल कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण 46 48 ये मतलब काउंटिंग होती है। ठीक है। तो 52 वर्ण ऐसे याद रखना है कि हमने आपको बताया था कि 13 वर्ण जो होते हैं वो स्वर हैं, मतलब लिखने के अनुसार। और यहाँ पर व्यंजन वर्ण जो है वो 39 हो जाते हैं 33 से। क्यों हो जाते हैं कि 33 तो है ही, और 4 आपके संयुक्त व्यंजन जुड़ जाते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन जुड़ जाते हैं, जिसलिए 39 हो जाते हैं। क्लियर। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या याद रखनी है 52। इसके बाद स्वरवर्ण बताए। स्वरवर्ण अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी और की सहायता से नहीं बोला जाता है, मतलब इनमें किसी की सहायता नहीं ली जाती इनका उच्चारण करने में। और ये कितने होते हैं, 11। ये आप लोगों ने देख लिया है। इसके बाद अंग और आहा को हमने अयुग्मा वर्ण बोला। हिंदी में 2 और संस्कृत में याद रखना है 4 होते हैं। अंग को हमने अनुस्वार बताया और आहा को हमने विसर्ग बताया। और लेखन के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है, उच्चारण के अनुसार 10 है और लिखने के अनुसार 13 है। इसके बाद व्यंजन वर्ण बताए। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। ये आदि मात्रा के होते हैं और आदि मात्रा में हलंत लगा हुआ होता है, और ये स्वर वर्णों की सहायता से पूरे हो जाते हैं, जिनका हम उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद स्वर वर्ण के प्रकार बताए। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार जो स्वर वर्ण है वो 3 प्रकार के हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जो है जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर में 2 से अधिक या हम 3 मात्रा कह सकते हैं। क्लियर। हर्ष स्वर कितने हैं, तो हिंदी में 4 याद रखना, संस्कृत में 5। 4 कौन कौन है, तो आ, ई, उ, ऋ। तो कई बार क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि मूल्य स्वर कौन है, तो याद रखना है। क्लियर। दीर्घ स्वर कौन है, तो टीडी 2019 में ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया था, लेकिन बड़ा ऊ वहां पर सही था, तो बड़ा ऊ दिया था, 2018 में आ चुका है। प्लुत स्वर इस बार आया था, प्लुत स्वर की चर्चा भी की है। प्लुत स्वर में
उदाहरण याद रखना है, प्लस स्वर में 2 से अधिक या 3 मात्रा का समय लगता है, और प्लस स्वर का उदाहरण याद रखना है। टीईटी 2020 और 19 में आ चुका है ये क्वेश्चन कि प्लुत स्वर या प्लुत किसका प्रकार है, तो स्वरवर्ण का प्रकार है। उदाहरण याद रखना है, ओम इस तरीके से लिखा आ सकता है, लेकिन इसको याद नहीं रखना है, केवल इसको याद रखना है। और इसमें जो डा डलिया जैसा दिख रहा है उसमें अवग्रह कहते हैं, और ये आ का पूर्व रूप होता है। इनका मतलब आ का पूर्व रूप का मतलब इसका उच्चारण आ की तरह होता है, जैसे वृक्षपी हो गया है, कवयत्र हो गया है। तो इसमें ये जो डा डलिया दिख रहा है इसका उच्चारण आ की तरह हो रहा है, इसलिए इसे हमने आ का पूर्व रूप बोला। इसके बाद हमने जाति के अनुसार स्वरों के प्रकार बताए, तो 2 प्रकार के, सजातीय और विजातीय। सजातीय स्वर क्या होते हैं, तो सजातीय स्वर जिनका उच्चारण स्थान समान होता है और दिखने में कैसे होते हैं, एक से होते हैं। इनमें केवल एक मात्रा का अंतर होता है, छोटा और बड़ा, छोटी और बड़ी, तो एक मात्रा का अंतर। विजातीय स्वर क्या होते हैं, जो दिखने में अलग होते हैं, देखने में भिन्न होते हैं, और इनका उच्चारण स्थान भी भिन्न भिन्न होता है, इन्हें हमने विजातीय स्वर बताया। इसके बाद हमने व्यंजन वर्ण की टेबल बताई। व्यंजन वर्ण क्या होते, तो आपको याद है, का खा गा अंगा, चा छा जा या, टा ठा डा डा अणा, ता था दा दा ना, पा फा पा मा, यारा लावा, शा 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 हा, छा त्रा ज्ञा और स्रा। का वर्ग को हमने काखा का अंगा बोला, तो काखा का अंगा कौन है, का वर्ग, जिनको हमने कंठ बोला। कंठ क्यों बोला, क्योंकि ये गले की सहायता से बोले जाते हैं, क्लियर। चा वर्ग को हमने तालु बताया, क्योंकि ये जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं। टा वर्ग को मूर्धा बोला है, जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं। ता वर्ग को दंतवर्ण, क्योंकि ये दांतों की सहायता से बोले जाते हैं, दांत और जीभ की सहायता से बोले जाते हैं। क्वेश्चन टीईटी 2019 में क्या आया था, ऐसे वर्ण जो दंत और जीभ की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, तो दंत वर्ण बोलते हैं। और दंत वर्ण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो ता था दा धा ना। ओष्ठ ओंठों की सहायता से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो पापा पमा। अंतस्थ व्यंजन कौन है, यारा लाबा। उस व्यंजन कौन है, सा 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 हा। और संयुक्त व्यंजन कौन है, छत्रा ज्ञा स्रा। इन वर्गों को हमने 5 वर्गों में विभाजित किया, इसलिए संख्या कितनी याद रखनी है, वर्गों की संख्या 5। इन 5 वर्गों को मैंने एक साथ क्या बोल दिया, स्पर्श व्यंजन, और ये क्या हो गया आपके वर्गीय व्यंजन, क्लियर। तो ये आप लोगों ने देख लिया है, ये द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन और देख लेते हैं जल्दी से। द्विगुण व्यंजन क्यों होते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में प्रयोग होते हैं तो बिना बिंदु के आते हैं, और शब्द के बीच में और अंत में आते हैं तो बिंदु के साथ आते हैं, और जब ये शुरुआत में आते हैं तो बिना बिंदु के आते हैं। उदाहरण के तरीके से आप समझ सकते हैं, डलिया, ढक्कन, ढोलक और डमरू में बिंदु नहीं आई, लेकिन पेड़, सड़क, मेढक और टीकमगढ़ में बिंदु आई, क्लियर। तो ये वर्णमाला का छोटा सा पार्ट था फर्स्ट, ठीक है। आप लोगों को इसमें से कुछ भी पूछना हो, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें थोड़ा जल्दी लगा हुआ हो, लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट लिख के इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, और जो भी समझ में नहीं आए उसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।